आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने जियोग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर हमारा है। और इसी चैप्टर के साथ हमारा जो है पूरी तरीके से ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया के इकोनॉमी का लाइफ लाइन क्या है। मतलब ये हो गया कि इंडिया का इकोनॉमी यदि चल रहा है, यदि डेवलप कर रहा है, तो वो उसके पीछे लाइफ लाइन क्या है। लाइफ लाइन का मतलब उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम जी रहे हैं, तो जीने के लिए हमारा लाइफ लाइन क्या है। हवा है, पानी है, भोजन है, हमारे माता पिता का सपोर्ट है। ये सब हमारा क्या है, लाइफ लाइन है। यानी कि इसी के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं और जिंदा हैं, है ना। तो हमारे इंडिया के इकोनॉमी का लाइफ लाइन क्या है, हमारा कंट्री किसके बदौलत चल रहा है ना। उसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम बड़ा खूबसूरत है, लाइफ लाइन्स। सोचो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारे भारत का जो इकोनॉमी है उसका लाइफ लाइन क्या है। हमारे भारत का इकोनॉमी किसके बदौलत चल पा रहा है, उसका जीवन साथी कौन है। जीवन साथी का मतलब यहाँ पे पूरा जिंदगी बचाने वाला नहीं है। जीवन साथी का मतलब ये हो गया कि उसको कौन आगे बढ़ा रहा है ना। उसी के बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। चले, तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बातें लिखी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वहीं से हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। देखिए, वी यूज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सही बात है, हम लोग अपने प्रतिदिन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग प्रकार का गुड्स और अलग अलग प्रकार का सर्विसेज को यूज करते हैं। जैसे गुड्स का यदि बात हुआ तो आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चीनी, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब क्या आपका गुड्स है। और यदि हम लोग सर्विसेज की बात करें तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि हम अपना आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको अपना सर्विस दे रहा है। यानी कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनेकों प्रकार के गुड्स और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। और इनमें से कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आपके आसपास में ही प्रेजेंट है। आप कुछ पैसे देते हैं और वो आपको मिल जाता है। जैसे हम आपको अपना सर्विस दे रहे हैं तो बदले में आप हमें फी देंगे, है ना। उसी प्रकार से डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, डॉक्टर को आप फी देंगे। अब दुकान में गए, चावल खरीद के लेते हैं तो चावल वालों को आप पैसे देंगे। यानी कि कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आपको आपके बगल में ही, अगल बगल में मिल जाते हैं। लेकिन वाइल अदर्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आपके आसपास में नहीं मिलते हैं। उसको आपको बाहरी देशों से या फिर अपने ही कंट्री में कुछ दूर वाले इलाके से मंगाना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप बिहार में हैं और बिहार में से आपको जो है ना एक अमेरिकन टी शर्ट पहनना है, तो क्या आपको तुरंत मिल जाएगा? आपके बगल वाले दुकान में नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आपको बिहार से थोड़ा बहुत अलग जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, हाँ, बगल वाले में जाना पड़े, या फिर बगल वाले दुकान में जाना पड़े, या फिर बगल वाला स्टेट में जाना पड़े, या फिर आपको कंट्री में भी जाना पड़ सकता है। यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो कि आपको बगल में ही मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है और वही हो रहा है अभी आगे। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नीड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब देखिए, अब जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो उसको आपके पास आने के लिए क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लगेगा। जैसे आपने डिमांड किया चावल का, ठीक है, तो क्या चावल आपके पास उड़ के आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लगेगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो भी गुड्स है चाहे जो भी सर्विसेज हैं उसको यदि मूव कराना है फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। सप्लाई लोकेशन का मतलब और डिमांड लोकेशन का मतलब क्या हुआ? डिमांड लोकेशन का मतलब हो गया कि जहां से आप डिमांड कर रहे हैं, जहां पे आप बैठ के डिमांड कर रहे हैं, उसको मंगा रहे हैं, वो हो गया आपका डिमांड लोकेशन। और सप्लाई लोकेशन का मतलब ये हो गया कि जहां से आना है, जहां से आना है। तो आप बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार में बैठे बैठे आपको चाहिए एक अमेरिकन टी शर्ट जो कि अमेरिका से आना है, तो आप बिहार में बैठे हुए हैं, तो ये हो गया आपका डिमांड लोकेशन। अमेरिका से आने वाला है तो अमेरिका क्या हो गया आपका सप्लाई लोकेशन, क्योंकि वही सप्लाई करने वाला है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसको डिमांड सप्लाई के पास आने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चले, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था।
तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी 3 है, बाय वाटर, बाय लैंड और बाय एयर। तो आप जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। ठीक है, आगे सम पीपल आर इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि आपके पास कोई सामान आ रहा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के द्वारा, तो वैसे बात है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कोई ना कोई आदमी तो लगा हुआ होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई जहाज चला रहा होगा, कोई एरोप्लेन उड़ा के लेके अपने सामानों को लेके आ रहा होगा, है ना कुछ आदमी उसमें इंगेज रहता ही रहता है। आगे 10, अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा 1 2 3 4 पॉइंट में जो आपने पढ़ा, क्या इन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो, प्रोड्यूस हो, और प्रोड्यूस होने से केवल काम नहीं चलेगा, उसको मूवमेंट भी करवाना है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना भी है। जिसको डिमांड है उसको चाहिए तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कोई एक बिस्किट कंपनी है और वो बिस्किट कंपनी केवल बिस्किट बना रही है, तो क्या कोई उसका महत्व है? कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो सप्लाई ना करे। अब जिसको जरूरत है बिस्किट, उसको जरूरत पूरा हो जा रहा है बिस्किट का, तो वैसे बात है उस कंपनी का होने का कुछ ना कुछ मतलब है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वहां पे होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे करेगा, और प्रोडक्शन किस प्रकार से सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरा जगह, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन केवल कर लेना बड़ा बात नहीं है, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सप्लाई भी करना होता है। और यदि ऐसा है किसी कंट्री में, बहुत अच्छा सिस्टम है ऐसा, तो फिर वो कंट्री बहुत आगे बढ़ेगा, आगे डेवलप करेगा, है ना। वही बात इसमें लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मतलब सेम है। आगे देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नेसेसरी फॉर फास्ट डेवलपमेंट। तो यदि आपको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, मतलब कि आपके कंट्री में तुरंत तरक्की हो, तो इसके लिए आपके कंट्री में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। देखो सपोज मान लिए आप ना अपने एवरीडे लाइफ से एग्जांपल लीजिए, आप जोमेटो पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर आने में यदि आपको लेट हो जाता है तो आप कितना बेचैन हो जाते हैं, है ना, कि अरे भाई हमने ऑर्डर किया अभी तक मेरा ऑर्डर आया नहीं। तो जब आप बेचैन हो जा रहे हैं तो आप ही के जैसे और भी लोग हैं भारत में, तो यदि फास्ट काम हो रहा है, यदि हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत फास्ट है, तो सामान एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसानी से पहुंचेगा और बहुत तेजी से पहुंच जाएगा। अब भाई तेजी में काम होगा और वैसी बात है कंट्री आगे बढ़ेगा जल्दी जल्दी, है ना। चलिए वही बात इसमें लिखा हुआ था कि देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नेसेसरी फॉर फास्ट डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या होना चाहिए, बहुत ही ताबड़तोड़ होना चाहिए, तभी कोई कंट्री कम समय में जल्दी तरक्की कर सकता है। ठीक है, आगे अच्छा, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है क्या कंट्री को डेवलप करने का? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसी फैक्टर में से एक फैक्टर है। ठीक है, और भी अलग अलग चीज हो सकते हैं। आगे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डन थ्रू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने हैं? 3 हैं, है ना। तो कोई भी गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, एक जगह से दूसरे जगह 3 माध्यम से जा सकता है। वो है आपका बाय लैंड, बाय वाटर या फिर बाय एयर ट्रांसपोर्ट। कोई डाउट नहीं, इन्हीं तीनों के जरिए जा सकता है। क्या इन तीनों के अलावा कोई जरिया है क्या गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने का? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे तो यहाँ पे आपके बुक में भी ये डायग्राम लिखा हुआ है, देख लीजिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारा 3 है, लैंड है पहला, उसके बाद वाटर है और उसके बाद एयर है। लैंड में भी अलग अलग प्रकार है, उसको भी देख लीजिए आप, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। उसके बाद वाटर में भी है इनलैंड और ओवरसीज। उसके बाद एयर में है आपका डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। और डोमेस्टिक एयरवेज में भी आपका 2 है, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, तो जो कि आपको याद रखना है।
यदि मान लीजिए आपके सामने जिक्र हो रहा है प्राइवेट एयरलाइंस का, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा प्राइवेट लाइन यानी कि डोमेस्टिक एयरवेज। अच्छा डोमेस्टिक एयरवेज यानी कि एयर से ट्रांसपोर्ट करना है ना, कोई डाउट इसमें? तो इन प्रकार के चीज़ों में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है ना। इनमें से किसी भी चीज़ों के बारे में बात हो जाए तो आपको फटाक से पता कर लेना है कि ये किस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का टाइप है। जैसे यदि मैं आपको कभी कह दूँ ओवरसीज, तो आपके माइंड में फटाक से आ जाना चाहिए कि अच्छा ओवरसीज मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इससे ना एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि ओवरसीज जो है ना वो किस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का टाइप है, तो आपको बताना पड़ेगा वाटर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपके बुक में भी दिया हुआ था, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। देखो ये स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात कर रहा है। बात कर रहा है ना कि टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। आज जो है ना वर्ल्ड कन्वर्ट हो रहा है एक बहुत बड़े विलेज में। विलेज का मतलब आपको मालूम है गांव। ऐसा क्यों कहा गया है मालूम है? देखो गांव क्या होता है, गांव में सारे घर आपस में एक जगह जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि यदि आप गांव में कभी घूमेंगे तो आप देखेंगे कि घर जो है ना सटे सटे होते हैं, है ना। हाँ वो अलग बात है कि वहाँ पे लोग बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं, उसका बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। हम लोग केवल यहाँ पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि गांव है, गांव में अलग अलग प्रकार का घर होता है और सभी घर आपस में जुड़ा हुआ रहता है, सभी को एक दूसरे से मतलब होता है। जैसे आप गाँव में अभी देखे होंगे किसी के घर का किसी दिन चीनी घट गया या फिर दाल घट गया, चावल घट गया, तो वो दूसरे वाले घर में जाता है, मांगता है, फिर उसको वो ले लेता है, फिर बाद में उसको चुकता कर देता है ना। तो ये सब चीज़ हमारा गाँव में होता है। तो चूंकि गांव में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि हर एक घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या वही चीज़ हमारे आज वर्ल्ड में हो रहा है कि नहीं? हर एक कंट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हर एक कंट्री किस रूप में हम लोग बात कर सकते हैं? एक गाँव, एक घर के रूप में। जैसे एक पूरा गाँव है, गाँव में अलग अलग हमारा घर है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से हमारा पूरा क्या वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, कंट्री को क्या समझो? गाँव समझ, सॉरी गाँव का एक छोटा सा घर समझ लो। जैसे एक इंडिया है, इंडिया क्या हो गया? एक छोटा सा गांव हो गया। सॉरी गांव नहीं बोलेंगे, इंडिया है, इंडिया एक छोटा सा गांव का एक घर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान है, वो भी गांव का एक घर हो गया। तो सभी घर आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। आज वर्ल्ड जो है ना एक लार्ज बहुत बड़े गांव की ओर तब्दील हो रहा है। मतलब कि हर एक कंट्री आपस में जुड़ रहा है धीरे धीरे, जैसे गांव के घर आपस में जुड़े हुए होते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? हर एक कंट्री आपस में एक गांव की तरह क्यों जुड़ पा रहा है? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है बहुत ही ताबड़तोड़ है। कोई भी सामान हमको एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना हो, हम तुरंत भिजवा देते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि हम कोई सामान यहाँ से पाकिस्तान भेजेंगे और जल्दी चल जाएगा, तो ऑब्वियस ये बात है कि हमारा जो सामान वहाँ पहुँचा है जल्दी पहुँचा है। तो जल्दी पहुँचने का मतलब ये हो गया कि दो कंट्री आपस में जल्दी जुड़ पाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। कहा गया है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको समझ में आता है, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए जो आप साधन का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए जो आपको साधन चाहिए वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। और ट्रेड मतलब व्यापार, खरीद बिक्री। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों का तीनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। हाँ, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रहेगा तभी ट्रेड हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए इसको ना, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट करके ये बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? सपोज कीजिए कि आपने क्या किया ना, जोमेटो पे ऑर्डर किया, ठीक है। आपने जोमेटो पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया, जोमेटो के ऊपर आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया। तो पिज्ज़ा आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो पिज्ज़ा में ऑर्डर आप जब किए तो उसमें इंटरनेट लगा। इंटरनेट यानी कि कम्युनिकेशन, है ना। तो इंटरनेट यानी कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इसमें आ गया। अब आपने ऑर्डर कर दिया है तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होके आएगा, है ना। तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होके आ गया, तो कम्युनिकेशन भी इसमें हमको मालूम चल गया, ट्रांसपोर्ट भी मालूम चल गया। और जो हमारे पास आ गया
जिसने हमको भेजा, जो जोमेटो वाला मालिक है, वो क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रेड कर रहा है ना। तो इस मायने में ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सभी का सभी आपस में जुड़ा हुआ है। इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है ना, दुनिया भर का एग्जाम्पल है। तो आप इसको अपने से भी पूछ दे एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी पूछ दे एग्जाम्पल के साथ कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप एक दो एग्जाम्पल देके इसको बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जोमेटो का एग्जाम्पल दिया, आपके सामने दुनिया भर का एग्जाम्पल, आपको जो अच्छा लगे आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए, इसमें कहा गया है टुडे, आज का यदि हम लोग बात करें तो इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है ना, आज लगभग दुनिया के हर एक कंट्री से पूरी तरीके से जुड़ चुका है, चाहे वो गुड्स एक्सचेंज करने के मामले में जुड़े, सर्विस एक्सचेंज करने के मामले में जुड़े, या फिर किसी और कारण से जुड़े, लेकिन इंडिया आज दुनिया के लगभग हर एक कंट्री से जुड़ चुका है। ऐसा क्यों जुड़ पाया? क्योंकि कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है, ट्रेड हो पा रहा है कंट्री के बीचों में। इसीलिए हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कुछ और बात कर लेते हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। तो यहाँ पे जो भी हमने बात करा, रेलवेज हो, चाहे एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, कैमरा, इंटरनेट, कुछ भी हो, ये सबका सब मिल के, ये सब के सब मिल के हमारे इंडिया के इकोनॉमी को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव बना रहा है, यानी कि आगे बढ़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या केवल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण ही हमारा कंट्री आगे बढ़ सकता है? नहीं, अलग अलग फैक्टर हैं, सभी आपस में मिलेंगे, सभी आपस में जुड़ेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी एक साथ आगे बढ़ पाएगा, हमारा कंट्री एक साथ डेवलप कर पाएगा। क्योंकि जितना हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा ट्रेड फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही केवल ऐसा है जो कि आपके कंट्री के तरक्की में मदद करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग फैक्टर हैं जो कि सारे मिल के आपके कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाने में मदद करते हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आपके सामने लिखे हुए थे, देखो, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, सिनेमा भी है, इंटरनेट भी है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। आगे उसके बाद देखिए, हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशनल एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब मालूम है आपको, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करने का जरिया, है ना, वो इंटरनेट हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। तो हालांकि ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है ना, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, सिनेमा भी है, अलग अलग प्रकार के फैक्टर हैं जो कि आपके मॉडर्न इकोनॉमी को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। मॉडर्न इकोनॉमी हमने क्यों वर्ड इस्तेमाल किया? क्योंकि आज का समय हमारा क्या है, मॉडर्न ही तो है ना। तो आज के समय को आगे बढ़ाने में कोई एक फैक्टर नहीं है जो कि मदद कर रहा है, अलग अलग फैक्टर आपस में मिलते हैं, तभी जाके आपके कंट्री का तरक्की हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना ट्रांसपोर्ट टॉपिक, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट टॉपिक के अंदर आपका बहुत अलग अलग छोटा टॉपिक मिलेगा, रोडवेज मिलेगा, वाटरवेज मिलेगा, एयरवेज मिलेगा, हर चीज़ मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अपने अगले वाले क्लास से ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।